नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। हम समेट कर लाए हैं दिन भर की सभी अहम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष से की फोन पर बातचीत। द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर जताई सहमति। व्यापार, शिक्षा और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में भाजपा की विस्तृत प्रदेश कार्य समिति में भरी हुंकार। सोरेन सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, सोरेन को सिर्फ वोट बैंक की चिंता। आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर श्वेत पत्र लाने का दिया भरोसा। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट की अनिवार्यता को लेकर गरमाई सियासत। भाजपा ने 2006 के यूपीए सरकार के शासनादेश की दिलाई याद। पूछा, नियम लागू कराने पर क्यों हो रही है दिक्कत। विपक्ष का भाजपा पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप। देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। अब नहीं देना होगा पंजीकरण शुल्क। देश भर के लाखों स्ट्रीट फूड वेंडरों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया पोर्टल। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों को लेकर जर्नल साइंस एडवांस में छपी रिपोर्ट को किया खारिज। अध्ययन को बताया तथ्यहीन और भ्रामक। आंशिक आंकड़ों के आधार पर मनपसंद नतीजे निकालने का लगाया आरोप। नीट मामले में सीबीआई ने कसा और शिकंजा। परीक्षा गड़बड़ी मामले में 3 और मेडिकल छात्र पटना से गिरफ्तार। पेपर सॉल्व कराने में शामिल थे तीनों आरोपी। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ नहीं थम रहा है हिंसक विरोध प्रदर्शन। देशव्यापी कर्फ्यू के बीच हिंसा और आगजनी। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। अब तक लगभग 1000 भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से मिली जीत पर उन्हें बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को उनके फ़ोन करने और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई गई, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों से लोगों के संबंधों में निहित है। न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और भलाई के प्रति उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचे तो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जबरदस्त हमलावर नजर आए। उन्होंने भाजपा की विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तीखा प्रहार किया। अमित शाह ने राज्य में लव जिहाद से लेकर लैंड माफिया को मिल रहे संरक्षण पर सवाल खड़े किए, जिसकी वजह से आदिवासियों की जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो गया है। अमित शाह ने आंकड़ों के जरिए मोदी सरकार द्वारा झारखंड के विकास के लिए गए पैसों का भी हिसाब दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रांची में भाजपा की विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तीखा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि राज्य में लैंड और लव जिहाद के जरिए असंतुलन पैदा करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार को सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो राज्य में आदिवासियों की घट रही जनसंख्या पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने झारखंड को 10 सालों में 84,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि एनडीए सरकार ने झारखंड को विकास के लिए 3,84,000 करोड़ रुपए दिए हैं। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराया गया है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम
एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला और हजारों करोड़ का ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला। एक घोटाला करने वाली सरकार है, ये वादा खिलाफी करने वाली। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गांधी के तौर तरीकों से अहंकार झलकता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। भाजपा ने अपने बूते 240 सीटें जीती हैं। इंडी गठबंधन के सभी दलों की संख्या को मिलाकर भी 240 सीटों तक नहीं पहुंची है। इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं, मगर इसके साथ साथ 52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार ने किया है। 81 में से 52 सीटें, उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है भाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और प्रदेश के सभी शीर्ष नेता, सांसद और पदाधिकारी समेत राज्य भर से आए 26,000 कार्यकर्ता भी मौजूद थे। रांची से विकास और सोमेश के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के आदेश के बाद राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। जहां विपक्षी दल योगी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने कहा है कि ये यूपीए सरकार का कानून है जिसे भाजपा लागू कर रही है। और इस सबके बीच उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उन सभी जिलों में तैयारियां जोरों पर हैं जहां से ये यात्रा निकलेगी। सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। योगी सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग में किसी भी दुकानदार के द्वारा उसकी पहचान लिखने का नियम लागू किया गया है, जिसके बाद से विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं, जिसके लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर पश्चिमी यूपी के कई जिलों तक सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, कांवड़ की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से की जा रही हैं और इसके संबंध में मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि क्योंकि कांवड़ केवल हमारे जनपद या केवल हमारे प्रदेश में नहीं अपितु ये एक राष्ट्रीय त्यौहार की तरह मनाया जाता है, तो इसमें अंतर्राज्यीय समन्वय बैठकें हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सारी चीज़ें, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। टॉयलेट्स की सफाई लगातार हो, इसके लिए लगातार ड्यूटी हम लोगों ने लगा रखी है। और कुल मिला के यात्रा रूट में कोई दिक्कत तो हो, बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। लगभग 7 से 8 हज़ार के करीब लाइट्स लग रही हैं कांवड़ रूट में। कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की संभावित समस्या के मद्देनजर यूपी सरकार कदम उठा रही है, तो वहीं विपक्षी दलों को इसमें धार्मिक भेदभाव नजर आ रहा है। जो भी यात्रा हो रही है होने दे। पहले भी कई वर्षों से यात्रा चल रही है, तब तो कोई ऐसा विवाद हुआ नहीं, तो आज क्या दिक्कत है कि आप अपना नाम बताइए। ये गलत है, ये गलत है, ये अन्याय हो रहा है यूपी में। भाजपा समेत एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि विपक्षी दल समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि पहचान बताने में क्या दिक्कत है। ये समीक्षा का विषय होगा। अगर समीक्षा होगी तो राज्य सरकार जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल जी जरा मनमोहन सिंह के इस रिपोर्ट को देख लीजिए, डेट भी बता दूंगा। अगर आपको डेट भुला गए हैं तो डेट भी बता। हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है? इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? पहचान उजागर करने को लेकर मचे बवाल पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार कार्यकाल में बने नियमों को सिर्फ लागू किया जा रहा है, तो इतना हंगामा क्यों बरपा है। गौरतलब है, नेम प्लेट को लेकर यूपीए की सरकार में कानून बना था,
यूपीए सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों और ठेलों समेत सभी भोजनालयों के मालिकों के लिए अपना नाम, फर्म का नाम और लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य बताया था, तो वहीं जागो ग्राहक जागो योजना के तहत नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची भी लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधानों को 5 अगस्त 2011 में लागू किया गया था। उस वक्त भी केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के हर निर्णय को विपक्षी पार्टियां कटघरे में खड़ा करती हैं और ऐसा ही कुछ इस बार दुकानदारों की नाम पट्टिका को लेकर किया, जबकि यह निर्णय मुलायम सिंह यादव ने 2006 में ही लागू करवाया था। शायद वह बात नहीं जानती हैं। कांवड़ यात्रियों की आस्था की सुस्ता रखने के लिए योगी सरकार के इस निर्णय की तमाम लोग सराहना भी कर रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। स्ट्रीट फूड वेंडर के रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाला 100 रुपये का पंजीकरण शुल्क अब नहीं लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रजिस्ट्रेशन फीस माफ किए जाने की जानकारी दी। एक कार्यक्रम के दौरान राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली के 1000 स्ट्रीट वेंडर्स को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी उपाय बताए गए। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्ट्रीट फूड गाइडलाइन और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए समर्पित एक पोर्टल को भी लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य पदार्थों की जांच करने वाली मोबाइल वैन का भी जायजा लिया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विकसित स्ट्रीट वेंडर विकसित भारत में अहम भूमिका निभाएंगे। स्ट्रीट फूड भारत की संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। हर शहर का अपना स्ट्रीट फूड है और उन स्ट्रीट फूड्स को आप तक ले आते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट फूड स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, इसके लिए नई दिल्ली के 1000 स्ट्रीट वेंडर्स को प्रशिक्षित और जागरूक किया गया। एक दिन के इस कार्यक्रम में स्ट्रीट फूड वेंडर्स को साफ सफाई से लेकर बनाने के तरीकों के साथ शुद्ध खाद्य पदार्थों को उपयोग में कैसे लाएं, ये भी बताया गया। साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से सर्टिफिकेट कैसे लें, इसकी भी जानकारी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए पोर्टल और स्ट्रीट फूड गाइडलाइंस की भी शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को स्ट्रीट फूड टेस्टिंग किट भी वितरित किए, जिसकी मदद से वे अपनी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर पाएंगे। जीवन में सीखने का क्रम कभी समाप्त नहीं होता। ये जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, ये भी अगर आपको 2 साल बाद बुलाएंगे तो इनको भी बताने के लिए नई 10 बातें होंगी और आपको भी सीखने के लिए नई 10 बातें होंगी। और सीखेंगे तो आप ही उससे आपका ही व्यापार बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि इससे आपका व्यापार बढ़ेगा। देश के 2,16,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम से स्ट्रीट फूड वेंडर्स काफी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि इससे उनके व्यापार में काफी फायदा होगा। ट्रेनिंग से मुझे सब सीखने को मिला और इस किट का मैं प्रयोग करूंगा, किट का प्रयोग करूंगा डेली, कहां से क्या करना है। ट्रेनिंग से मुझे एक ये फ़ायदा हुआ कि मैं अपने फूड पे लाइसेंस कैसे ले सकती हूँ, इसकी मुझे नॉलेज मिली। अपने फूड के ऊपर मैं लेबल कैसे लगा सकती हूँ, इसकी नॉलेज मिली। उस पर ट्रेडमार्क कैसे आएगा, ये मुझे मालूम पड़ा। मेरा काम है अचार पापड़ वगैरह के। मेरे से इस ट्रेनिंग से ये फ़ायदा हुआ कि हमें साफ़ सफाई कैसे रखनी है और सबकी हेल्थ का ध्यान रखना है। फ्रूट चाट का काम करता हूँ और इस ट्रेनिंग से हमारे को ये सीख मिला है कि सफाई और स्वच्छता और बढ़िया, इस हिसाब से हमारे को बहुत ही बेनिफिट मिला इस चीज़ का। ट्रेनिंग से फ़ायदा ये हुआ है कि काम करने का जो हम पहले करते थे उसमें और आज में बहुत सुधार है। इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, जो नॉलेज यहाँ के पाए, थोड़ा FSI नंबर से अपने ब्रांड का वैल्यू बना। भारत खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर कई कदम उठा रहा है। यही वजह है कि देश के 100 जिलों में स्ट्रीट फूड हब्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर लोग स्ट्रीट फूड के जायके का आनंद ले सकेंगे। G20 की बैठकों के दौरान भी विदेशी मेहमानों को शहर के स्ट्रीट फूड को परोसा गया, जहां पर बैठकें हो रही थीं। मेहमानों ने स्ट्रीट फूड को काफ़ी सराहा था। स्ट्रीट फूड भोजन ही नहीं बल्कि देश का संस्कार भी है। ये सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स प्रशिक्षण लेने के बाद न केवल स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखेंगे, बल्कि उपभोक्ताओं की सेहत और पाक कला की संस्कृति को दुनिया के सामने पेश भी करेंगे। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात?
फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर E-फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के पुणे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि विरासत को ध्यान में रखते हुए पुणे रेलवे स्टेशन को कैसे विकसित किया जाए ताकि सुविधाएं और क्षमताएं बढ़ाई जा सके और इसकी विरासत को भी संरक्षित किया जा सके। इन मुद्दों पर हमने निरीक्षण के दौरान चर्चा की। करेंगे क्योंकि एक रनिंग स्टेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, इसलिए इसको डिफरेंट फेजेस में डेवलप किया जाएगा और साथ ही साथ पूरे पुणे एरिया की कैपेसिटी कैसे बढ़ाए उसका भी पूरा फैसला किया गया। पुणे से अहमदनगर जो लाइन है उसके बारे में भी रिव्यू हुआ, उसकी भी अच्छी प्रोग्रेस है। उर्ली, पुणे के पास में उर्ली है, वहाँ पे मेगा टर्मिनल कैसे बने एक, वो भी आज डिस्कशन हुआ है। पुणे अपने आप में एक इतना इम्पोर्टेंट मेट्रो है, मेट्रोपॉलिटन शहर है कि इसके कंप्लीट ओवरऑल रेलवे डेवलपमेंट का वो आज डिटेल में डिस्कशन किया। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर फिर से घमासान शुरू हो गया है। LG के प्रधान सचिव ने पत्र लिखा कि केजरीवाल कम खाना खाकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इस सब के बीच दिल्ली की आबोहवा खराब पर भी एक रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया है। नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर भाजपा और आप के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर उपराज्यपाल VK सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में 6 जून से 13 जुलाई के बीच केजरीवाल की डाइट और इंसुलिन से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य चेतावनियों का जिक्र है। पत्र में कहा गया है कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं और तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं, जिससे उनका वजन कम हो रहा है। तिहाड़ जेल से मिली जानकारी के आधार पर बताया गया है कि किस किस दिन उन्होंने डाइट प्लान के हिसाब से नहीं लिया। इन चिंताओं के बीच LG कार्यालय ने तिहाड़ के अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि केजरीवाल अपनी निर्धारित डाइट और इंसुलिन डोज का सख्ती से पालन करें। आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों दावा किया था कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक केजरीवाल का वजन करीब 8.5 किलो घट गया है। ये गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। सोते समय अचानक शुगर लेवल गिरता है तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कोमा के नाम पर सहानुभूति जुटाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज की बीमारी है, बहुत अक्यूट डायबिटीज है उन्हें, और जब किसी को सीरियस डायबिटीज़ होता है तो जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल गिरना एक बहुत खतरनाक संकेत होता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन सच ये है कि उनको बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की आदत हो गई है। 3 महीने पहले भी अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर जिस प्रकार से राजनीति खेली गई थी,
वो दिल्ली और दुनिया के सामने सच आ चुका है। इसके अलावा भाजपा दिल्ली में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को लेकर भी आप सरकार पर हमलावर है। दरअसल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एनसीएपी के तहत दिल्ली को 2019 से 24 के दौरान मिले कुल बजट का महज 37% ही खर्च हो पाया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 742.69 करोड़ रुपया दिया है दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। आप हैरान होंगे कि एक स्टडी आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, जिसने ये बताया है कि दिल्ली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों ने 70% तक पैसा इस्तेमाल ही नहीं करा है। भाजपा लगातार आप सरकार की नाकामियों को उजागर कर जनहित के मुद्दों को उठाने का दावा कर रही है। भ्रष्टाचार से लेकर नीतियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा के सीधे निशाने पर हैं। तभी आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर शुरू हो जाता है कि जनहित का मुद्दा सियासी मुद्दा बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे। RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रयागराज सर्किट हाउस में महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। कुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। बैठक में तैयारियों को लेकर अलग अलग विभागों ने अपने कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के साथ स्वच्छ, सुरक्षित और हरित स्वरूप देने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हरित महाकुंभ के मद्देनजर कुंभ क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कुकरेल नदी पर स्थित सौमित्र वन में पौधारोपण कर पौधारोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम को समर्पित पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस अभियान के तहत प्रदेश में लगभग 36.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक और पर्यावरणविद चिंतित हैं कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग नया संकट है और इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है।
प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं ओलंपिक पर। पेरिस में हो रहा है खेलों का महाकुंभ। इस बार फिर ओलंपिक में लहराएगा तिरंगा, जब भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। पेरिस ओलंपिक पर हमारी खास कवरेज देखिए चीयर फॉर भारत एट पेरिस ओलंपिक, रोजाना सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं अजय मिश्र। सभी दर्शकों को जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आपने बिल्कुल सही समझा। इस वक्त हम हैं श्री जगन्नाथपुरी में, श्री मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने, और यहाँ से मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विशेष यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे श्री मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार के रहस्य के बारे में। लेकिन उससे पहले कि हम आपको रत्न भंडार के रहस्य के बारे में बताएं, सबसे पहले श्रीधाम की महिमा और भगवान जगन्नाथ की महिमा, वो महिमा जो संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है, सबसे पहले उसका थोड़ा सा परिचय आपसे करा दें। उसके बाद आपको इस अद्भुत यात्रा पर लिए चलेंगे। भारतवर्ष के पूर्वी छोर पर समुद्र किनारे नीलाचल पर्वत पर बसा पुरुषोत्तम क्षेत्र, जिसे आज जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। सनातन मान्यता के अनुसार ये क्षेत्र ऐसा पवित्र धाम है जहां न सृष्टि है, न प्रलय और न ही जन्म का बंधन। परम पुण्य क्षेत्र नीलाचल धाम को क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ही साक्षात शरीर माना गया है। स्कंद पुराण में वर्तमान पुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया और ये पवित्र धाम मोक्ष प्रदान करने वाली 8वीं पुरी के रूप में विश्वविख्यात है। इसी पावन धाम में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप में अपने बड़े भाई श्री बलभद्र भगवान और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। भाई बहन के पवित्र बंधन को विश्व में ख्यापित करने के लिए एक ही परमात्मा 300 रूपों में कलिकाल के पापों का नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। सनातन परंपरा के 4 प्रमुख धामों में बद्रीनाथ को सत्ययुग का, रामेश्वरम या रामनाथ को त्रेता युग का, द्वारकानाथ को द्वापर युग का और श्री जगन्नाथ को कलयुग का धाम माना जाता है। श्री जगन्नाथ धाम की महिमा को महर्षि वेदव्यास कृत स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में विस्तार से लिखा गया। सत्ययुग में ब्रह्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नील माधव को 4 दारु ब्रह्म अर्थात काष्ठ की प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित किया। पूरे चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में महाप्रभु के नाम है श्री जगन्नाथ जी, जो जगत के नाथ है। नील पर्वत के ऊपर, जिस पर्वत को नील शैल माना जाता है, उनके ऊपर विराजित है जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी। केवल चतुर्धा विग्रह नहीं, 7 भूदेवी, श्रीदेवी और भगवान श्री राम जी, कृष्ण जी और मदन मोहन जी। और ये जगदीश भगवान के साल में एक बार 9 दिन के लिए निकलते हैं मंदिर से बाहर। जगन्नाथ जी के परंपरा पूरे चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में विदित है। अनंत काल से पुरी में विराजमान श्री मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करीब 1200 साल पहले गंगा राजवंश के प्रसिद्ध राजा चोटगंगा देव के द्वारा कराया गया था। मंदिर के 4 द्वार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी 4 पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं और यहाँ के गर्भगृह को विमान कहा जाता है और भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं।
पुरी के राजा गजपति श्री मंदिर के आदि सेवक होते हैं और रथ यात्रा जैसी सभी पारंपरिक अवसर पर प्रथम पूजन का दायित्व इन्हीं का माना जाता है। आज भी रथ यात्रा के अवसर पर पुरी नरेश महाप्रभु के रथ पर स्वर्ण की झाड़ू सेवा करते हैं और उन्हीं के द्वारा रथ का पूजन और शुद्धिकरण किया जाता है। अगर हम पुराण में देखें तो जगन्नाथ जी का जो यहाँ पे इस क्षेत्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी पुरी में आविर्भाव हुआ, तो उस वक़्त जो नरेश थे महाराजा इंद्रद्युम्न, उन्हीं से ही ये जगन्नाथ जी का सेवा शुरू हुआ। यानी जितने भी उत्कल के महाराजा जिनको इतिहास में गजपति महाराजा के रूप में परिचित हुए हैं, वो सब अपने साम्राज्य का प्रशासन के साथ जगन्नाथ जी का सेवक के रूप में भगवान जी का सेवा करते हैं और उनको आद्य सेवक कहा जाता है। तो वो परंपरा शुरू से ही यानी महाराजा इंद्रद्युम्न से ही शुरुआत हुई है और जितने भी हमारे राजवंश उत्कल प्रदेश यानी कलिंग में आए हुए हैं, वो इस परंपरा को आगे लेते हुए आए हैं। जगन्नाथपुरी धाम और यहाँ वास करने वाले भगवान जगन्नाथ की जितनी महिमा है, उतनी ही महिमा यहाँ के महाप्रसाद की है। पुरी के श्री मंदिर के महाप्रसाद का रहस्य आज भी भक्तों के लिए रहस्य ही बना हुआ है, जहाँ आज भी एक भी भक्त बिना प्रसाद वापस नहीं जाता। यहाँ पर बनाए गए अमृत तुल्य स्वादिष्ट पकवान को सबसे पहले स्वामी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं ग्रहण करते हैं और उसके बाद प्रसाद स्वरूप में अपने भक्तों के शरीर और हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। भोग लगने के बाद भगवान का प्रसाद भी भगवत स्वरूप ही हो जाता है और ग्रहण करने वालों के पापों का क्षय कर देता है। भगवान जी के गर्भगृह का नाम है विमान, सामने जगमोहन, फिर उनके सामने जहाँ भक्त लोग खड़े होकर महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं उनका नाम है नाट मंडप। और नाट मंडप के पीछे भगवान जी के प्रियतम वाहन श्री गरुड़ जी विराजमान है। श्री गरुड़ जी के पीछे रोज भगवान जी को प्रसाद लगता है। ये व्यंजन क्षेत्र है। पूरे ब्रह्मांड में इतने भोग किसी मंदिर में नहीं लगता है। इतने सारे रीति नीति परंपरा, जितने सारे रिचुअल्स कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। पूरे सुबह से सूर्योदय से देर रात तक, जब तक भगवान जी का पहुड़ होते हैं, मंदिर का कपाट बंद होते हैं, तब तक ढेर सारे नीतियाँ इस मंदिर में चलता है। साल भर में 120 प्रकार के सेवा व्यवस्था है और इस व्यवस्था को उतारने के लिए प्रत्यक्ष रूप में 36 निजोग की व्यवस्था की है भगवान आचार्य आद्य शंकराचार्य जी ने। पूरे बृहद भारत से कोने कोने श्रोत्रिय ब्राह्मण को बुला बुला के श्री जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम तीर्थ में आदि शंकराचार्य जी ने आज से 2507 साल पहले बैठाया। वो श्रोत्रिय ब्राह्मण को लेकर मुक्ति मंडप का प्रतिष्ठा किए। आज से करीब 250 वर्ष पूर्व आदि पुरुष शंकराचार्य ने भी श्री मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ की पुनः प्रतिष्ठा की और सनातन धर्म के मान बिंदु के रूप में श्री जगन्नाथ धाम को 4 पवित्र वैष्णव धामों में से एक धाम के रूप में प्रतिष्ठित किया और जगन्नाथाष्टकम की रचना भी की। शंभु ब्रह्मा वरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। करीब 46 साल के बाद एक बार फिर से वो अद्भुत संयोग बना है जब भगवान के रत्न भंडार के जो द्वार हैं वो खोले गए हैं। 46 साल पहले 1978, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, 14 जुलाई के दिन ही भगवान के रत्न भंडार को खोला गया था। उसके बाद ये प्रक्रिया पहली बार की जा रही है। जाहिर तौर पर इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उड़ीसा सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उड़ीसा की जनता को जो वायदा किया था रत्न भंडार को खोलने का, उसे नई सरकार बनने के बाद तुरंत ही तामील की गई है। इसको लेकर के यहाँ की जनता में उत्साह का माहौल है और सभी लोग संतोष भरी निगाहों से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं।
भगवान जगन्नाथ का श्री मंदिर कई रहस्यों से भरा है। यहाँ के नील चक्र के पतित पावन ध्वजा का हवा की दिशा के विपरीत लहराना, भगवान के महाप्रसाद में सबसे पहले ऊपर की हांडी में प्रसाद का पकना, श्री मंदिर के शिखर की छाया का न दिखाई देना, कुछ ऐसे ही रहस्य हैं जो भक्तों में आस्था और विश्वास को और भी बढ़ा देते हैं। ऐसा ही कुछ रहस्य है श्री मंदिर के रत्न भंडार का, जिसे अब 46 सालों के बाद खोलने का फैसला लिया गया है। दरअसल रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। श्री मंदिर का रत्न भंडार 2 भागों में बटा है, भीतरी और बाहरी भंडार। बाहरी भंडार में नित्य और उत्सवों पर प्रयोग किए जाने वाले जेवरात रखे जाते हैं। उपयोग में नहीं लाए जाने वाले जेवरातों को भीतरी रत्न भंडार में रखा जाता है। गंगा राजवंश के अनंत भीमदेव ने 26,334 किलोग्राम सोना श्री मंदिर को दान किया था। इनमें से 1,457 किलो सोने के भगवान के गहने बनाए गए और 55 किलो खजाने में रखा गया। इसी तरह से राजा राजदेव ने 47,540 एकड़ जमीन और 55 किलो सोना रत्न भंडार को दान में दिया। सन 1466 में राजा कपिलेंद्र देव ने 16 हाथियों पर सोना रख करके मंदिर को समर्पित किया। 1893 तक इस खजाने को श्री मंदिर के प्रयोग में लाया जाता रहा। 1978 में आखिरी बार जब खजाना खुला तो उसमें से 10,000 सोने की गिनियां गायब मिली। दरअसल 12वीं सदी के वर्तमान मंदिर के निर्माण के बाद श्री मंदिर को कई बार लूटा गया और श्री जगन्नाथ के खजाने को भी नुकसान पहुंचा। 800 साल से जितने भी राजा महाराजा आए हैं इस गद्दी पे, उन्होंने भगवान जी के समर्पण के लिए, भगवान जी का सेवा के लिए ये सब मूल्यवान गहनाएँ वहाँ पे रत्न भंडार में उन्होंने रखा। पर करीब करीब 1400 शताब्दी से लेकर 1700 शताब्दी तक भगवान जी का मंदिर में आक्रमण हो चुका है और संपूर्ण रूप से भगवान जी का भंडार का लूट भी हो चुका है। उसका तो हिसाब हमें पता नहीं है। तो जो 800 साल से संपूर्ण जो गहनाएं हैं वो होंगे, वो हमको आशा नहीं करना चाहिए, पर जो है वो आपको ज़रूर उसका हिसाब मिल जाएगा। यानी जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा का दखल किया 1803 में, तब शायद यहाँ पे जो अंग्रेज़ी कलेक्टर थे चार्ल्स ग्रोम, शायद 1805 में उन्होंने एक इन्वेंट्री बनाए थे। उसके बाद हमारे ग्रैंडफादर महाराजा रामचंद्र देव, जब उनके पूर्वज महाराजा मुकुंद देव से उन्होंने दायित्व लिया, क्योंकि वो उस वक़्त महाराजा थे ही सोल ट्रस्टी, मैनेजिंग कमेटी था नहीं, सरकार भी उसमें नहीं थे। तो 1925 में उन्होंने एक इन्वेंट्री बनाया। उसके पश्चात जब सरकार ने अपने हाथ में लिया, तब 1960 में अपने हाथ में लिया बिकॉज ऑफ लिटिगेशन, पर 1950s में प्रोसेस में जब टेक ओवर का प्रोसेस में वहाँ पे भी एक इन्वेंट्री बनी भगवान जी का रत्न भंडार का, और लास्ट इन्वेंट्री बना 1978 में। तो ये सब रिकॉर्ड में है। तो ये सब जानकारी हमें शीघ्र मिल जाएगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। मुगल पीरियड में जो 18 टाइम्स से अटैक हुआ था, उसमें से 22 टाइम्स जगन्नाथ जी को पंडा पडियारी जो सेवाते हैं वो डिफरेंट जगह में लेके रखे थे, छुपा के रखे थे। उसमें से ये एक ही जगह है, 1731 मसीहा में यहीं पे जगन्नाथ जी थे। और सबसे बड़ी विशेषता है, यहीं पे जगन्नाथ जी को सिर्फ कांकण का जो वेजिटेबल है, फल है, वही फल को नैवेद्य के हिसाब से यहाँ पे लगा रहे थे सेवायत ने, क्योंकि इससे पहले कांकण फल को जगन्नाथ जी का मणोही में वो लग नहीं रहा था, क्योंकि उसमें से कांटा है। तो सिर्फ ये 4 में से 16 दिन जगन्नाथ जी के वही फलों को नैवेद्य के हिसाब से ग्रहण कर रहे थे। ये एक विशेषता है। दूसरा बात है, तो 300 साल तक ये जगह किसी को पता नहीं था, यहाँ के लोकल लोग को या किसी को पता नहीं था जगन्नाथ जी थे बोल के। तो 2015 मसीहा में यहाँ पे विलेज पीपल वो सब जो पता चला जगन्नाथ जी के यहीं पे थे, तो उसी समय से 2016 में गजपति महाराज श्री दिव्यसेन देव ने एक नवकलबर का नंदीघोष रथचक्का यहाँ के स्मारकी जगन्नाथ जी के आए थे बोल के हिसाब से यहाँ पे थ्रू श्री मंदिर प्रशासन यहाँ पे दिए थे। भीतरी रत्न भंडार 1905, 1926 और 1978 में खोला गया और लिस्टिंग की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक बाहरी भंडार में 150 और भीतरी भंडार में 180 तरह के गहने थे। 1926 में गिनती के बाद 1978 में तत्कालीन सरकार ने रत्न भंडार का ताला खोला।
1985 में भीतरी रत्न भंडार को खोला गया, लेकिन चैम्बर में क्या था ये नहीं बताया गया। 2018 में एएसआई के कहने पर ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को कक्ष खोलने का निर्देश दिया और जब 2018 में भीतरी भंडार की चाबियां नहीं मिली तो लोगों में विश्वास डगमगाया। इसके बाद चाबी गुम होने का मुद्दा राजनीतिक तौर पर संवेदनशील हो गया। भगवान जगन्नाथ के यहाँ कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी। आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है, लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो गई। आप मुझे बताइए, मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं, और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो, क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबियां कहां गई? ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? हर देशवासी को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर उड़िया को पता चलना कि नहीं चाहिए? भगवान जगन्नाथ के हर भक्त को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उड़ीसा सरकार ने रत्न भंडार को खोलने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। श्री रथ की अध्यक्षता में 46 साल बाद 14 जुलाई 2024 को दोपहर 1:28 पर भीतरी कक्ष का ताला तोड़कर इसे खोलने का निर्णय लिया गया। 11 सदस्य इकट्ठा हुए, 12 बजे मंदिर के अंदर गए, 12 बजे जाके वहाँ पे जो पंडित चाहे सज्जन है उनसे हम समय लिया। 1:28 को खुलने का था, हमारा रीति के अनुसार जो ड्रेस पहनना था हमने उसको पहना, जो धोती और ऊपर ढकने का दिया, सब पहने, रीति के अनुसार भगवान का नाम जपे, माँ बिमला का आशीर्वाद लिया, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया, अंदर रहते हुए लोकनाथ जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद भीतर बाहर भंडार खुला गया, उनका चाबी अवेलेबल था, खोल के उसका तस्वीरी करके वीडियोग्राफी करके हमने जो सामान उसका अंदर गहना है भगवान का, उसका जो स्थिरीकृत रूम है वो रूम को शिफ्ट किया, वो रूम में नया ताला डाला, उसमें फिर सील करके उसका चाबी जिसका हिफाजत में देना है उनको दे दिया। वो चाबी वो जो है वो रिचुअल डेली रिचुअल ओरिएंटेड गहना है, इसलिए उनका जो निजी नीति खुला जाता है, उसको डेली खुला जाता है, इसलिए जिनको चाबी देना था सब 3 सज्जन को चाबी दे दिया। उसके बाद हमने प्रयत्न किए कि भीतर भंडार खोलने का। पहले जो सूचित किया गया था कि भीतर भंडार का चाबी ट्रेजरी में था, और उसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का बोलने का मुताबिक अप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू हुआ था, तो कलेक्टर साहब ने चाबी प्रोड्यूस किया। वो चाबी को सील ओपन करके 2 चाबी मिला, उसमें 2 चाबी लगाए ताला में, तो ताला को कोई चाबी फिट नहीं हुआ। पहले हमको SOP आ गया था, गवर्नमेंट का परमिशन आ गया था, हम लोग ने ताला को तोड़ने वाला पहले से मुहैया कराया था, वो ताला को तोड़ा। 3 ताला था, एक सील में था, 2 नॉन सील था, अनसील था, उसको 3 ताला को खोले, अंदर गए, लाइट का बंदोबस्त किया, मुआयना किया। जो इतने साल से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये रत्न भंडार खुलेगा, और बेसिकली जो लास्ट टाइम हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, और उसमें मेरा पूरा विश्वास है जो संभव हुआ, क्योंकि पहले तो संभव नहीं लगता था कि रत्न भंडार खुलेगा, ये तो हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे थे। बट अभी हमने जो ऑनरेबल CM सर को भी ये लिखा था कि रत्न भंडार का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है रिपेयरिंग पार्ट है। अभी वही रिपेयरिंग पार्ट ही सबसे ज़्यादा सरकार की तरफ से
इम्पोर्टेंस दिया गया है। भीतरी भंडार खोलने के लिए जस्टिस रथ के साथ 11 लोग भीतर गए। इसमें एएसआई और आरबीआई की टीम भी मौजूद रही। भंडार खोलने के बाद पहली बार राज्य सरकार इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करा रही है। माना यह भी जा रहा है कि राज्य सरकार जल्दी ही एक्सपर्ट ग्रुप के साथ मिलकर एक बार फिर से रत्नों की इन्वेंट्री कराएगी और सभी वस्तुओं का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। 1978 के बाद उसका अंदर शायद कोई गहना नहीं गया है, कोई ऑर्नामेंट नहीं गया है। ये मंदिर की कमेटी के हिसाब से वो और कोई कहाँ रखते हैं, वो जो आता है दान में आता है, दक्षिणा में आता है, वो और कोई रखते हैं। क्योंकि 78 के बाद तो 82-85 में टेम्परेरी खुला और उसके बाद तो अभी 2018 में खोलने गए तो चाबी नहीं काम किया, तो 78 के बाद उसका अंदर और कुछ नहीं गया है। अब 78 तक जो है उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट है, एक फाउंडेशन है, वो 54 में बनाया गया था एक्ट के अंदर। बस उसके बाद फिर 78 में जो इन्वेंट्री हुआ वो भी बनाए हैं, रिकॉर्डेड हुए, उसको खाता वही बनाया गया है, वो सरकार के पास है, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। लेकिन मेरे जो दायित्व है, लिमिटेड दायित्व है, उसके हिसाब से मेरे को मालूम नहीं सरकार उसको पब्लिक करता है कि नहीं। सरकार चाहे तो पब्लिक कर सकता है, उसमें कोई क्या हर्जाइश है, उसको ठीक है, लोगों को जानने दो भगवान का क्या है। इस बार जो कार्य हो रहा है ये पूर्णांग होगा और उत्तम रूप से होगा। भगवान जी का इन्वेंट्री के बाद वो सारे जो गहनाएं हैं कैसे सुरक्षित रहेंगे, उत्तम आजकल का जो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी टेक्निक से कैसे रखा जाएगा उसका व्यवस्था किया जाएगा। और जो आपने कहा कि आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, इसमें राज्य सरकार सिलेक्ट करेंगे सबसे एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट और मेटलर्जिस्ट जो इस इन्वेंट्री में योगदान करेंगे। और इसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का भी प्रतिनिधि को निवेदन किया गया है, उनका भी योगदान रहेगा, ताकि हमको जितने भी गहनाएं हैं उसका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, करेक्ट ऑथेंटिक स्पेसिफिकेशन हमें जैसे मिलेगा और उसका रिकॉर्डिंग होगा। जितने सारे धातु का नाम आप हमको सब जानते हैं, इतने और आगे मरकत मनी ऐसे धातु है जो यहाँ उपलब्ध है। कोहिनूर हीरा से और कॉस्टली ऑर्नामेंट्स भी जगन्नाथ मंदिर में उपलब्ध है। मान लो मोती, नील और जितने सारे पत्थर आप यूज करते हैं आजकल एस्ट्रोलॉजी में, ये सारे पत्थर का आभूषण भी जगन्नाथ जी के पास उपलब्ध है। महाप्रभु आदि नारायण के अवतारी है, आदि नारायण के प्रतिनिधि है। तो नारायणम समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये नारायण, गुरु और गोविंद दोनों की परंपरा जगन्नाथपुरी में चल रहा है। आइए वही जगन्नाथ जी के आभूषण को केवल हम दर्शन करेंगे और दर्शन करके आनंद प्राप्त करेंगे और लाभ उठाएंगे। भीतरी भंडार खुलने की प्रक्रिया तो 14 जुलाई को शुरू हो गई, लेकिन समय कम होने की वजह से खजाने को अस्थायी कक्ष में हस्तांतरित करने का काम नहीं हो पाया। इसके बाद एक बार फिर से 18 जुलाई को भीतरी भंडार खोला गया और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। इस कार्यक्रम के प्रसारण होने तक भीतरी भंडार में खजाने में क्या क्या मिला, इसका खुलासा राज्य सरकार ने अब तक नहीं किया। लेकिन भक्तजन मानते हैं कि खजाने की कीमत में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि रत्न भंडार की समृद्धि और विरासत उनके लिए आनंद का विषय है। आखिरकार ये खजाना ब्रह्मांड के अधिपति श्री जगन्नाथ जी का जो है